हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। वैसे आप लोग काफ़ी दिन बाद हमें देख रहे हैं तो बीच में जानते ही हैं थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है और पितृ विसर्जन वगैरह चल रहा है, तो इतना माइंड मत लीजिएगा और कमेंट ना करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सब्जेक्ट है बीएसपीएससीएल के लिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए, मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि मैं आप लोग को एक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। वो टेस्ट होगा 50-50 क्वेश्चनों का। वैसे तो 40 ही के आसपास क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने 50 टेस्ट के लिए रखा। जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है वो सारे कॉमर्स के सिलेबस को कवर किया गया है। किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके कुल मिला के 50 क्वेश्चनों का सेट लिया गया है। और ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट है कितना? ये प्रैक्टिस सेट है आप लोग का कितना? पहला है। पहले का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे कई प्रैक्टिस सेट जाएंगे, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये डेली नहीं जाएंगे, हर 2-3 दिन पे एक प्रैक्टिस सेट जाएगा। इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिसमें सारे सिलेबस को कवर किया गया, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को लेकर। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आप भी पढ़िएगा, आपके दोस्तों को भी पढ़ाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहां से देखिए, बीएसपीएससीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पोस्ट जिसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए है। वैसे भी तो फॉर्म आप लोग का फिल हो रहा है। पहले से जो फिल हुआ है वो तो हुआ ही है, नया पे भी जिन बच्चों को भरना है वो अपना भर सकते हैं। बस एक तरह से समझिए कि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट हमारे कुछ क्वेश्चंस है, सारे टॉपिक से ये लिए गए हैं। और हमारा आज का जो सेट है प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। इसमें हम एक एक क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए कि कौन कौन लोग जुड़ गए हैं, कौन कौन लोग पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो को पहले ही अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। और दूसरी चीज, इससे रिलेटेड कमेंट बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं ये तो भाई नेचुरल चीजें हैं, वो समय समय पर होती ही है, कोई शौक से नहीं करता है। लेकिन आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछा जा रहा है कि कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है पहला, दायित्व बराबर होता है पूंजी संपत्ति प्लस पूंजी। मतलब कह रहा है कि लायबिलिटीज का मतलब संपत्ति प्लस पूंजी जोड़ के होता है? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी, ये तो हमें सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गलत लग रहा है। अगला, पूंजी बराबर होता है संपत्ति माइनस दायित्व, बिल्कुल सही। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाते हैं तो जो हमारा आता है कैपिटल होता है। यही क्वेश्चन सही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है, ये नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर आप लोग का सी। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर। आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा, जिसको आता है वो कमेंट में मैसेज करते जाएगा कि ये है। जिन बच्चों को बता दे रहे हो तो ठीक है, नहीं है तो जान भी लेंगे, और थोड़ा सा आपकी भी जानकारी के लिए हो जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा सही है। देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि एक कंपनी की चिट्ठी में ऋण पत्रों को उपार्जित देय ब्याज मुख्य शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि एक कंपनी के चिट्ठे, जब मतलब एक कंपनी का जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो उसका जो बैलेंस शीट होता है उसमें ऋण पत्रों को उपार्जित देय ब्याज, ऋण पत्रों पर जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होता है और जो अर्नेट मतलब इंटरेस्ट होता है, वो पूछ रहा है कि उस शीर्षक के किस शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है। अंश पूंजी, संचय व अतिरिक्त, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। थोड़ा सोच के बताइए किस शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्रों को उपार्जित में देय ब्याज भाई वो आपका करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा सा और बड़ा कर दे, इस तरह अच्छा आएगा। एक ही क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी मिल का कौन सा एक प्रकार होता है। चीनी मिल का कौन सा एक प्रकार, यहाँ चीनी मिल का मतलब है कि इकाई का इसका क्या पैमाना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है। चीनी मिल
में जो चीनी हमारी होती है उसकी मापन कैसे करते हैं? सरल इकाई, संयुक्त इकाई, सरल या संयुक्त इकाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए जल्दी से किससे किया जाता है? चीनी मिल में जो हम उसकी मात्रा, इकाई की मात्रा जो होती है वो किस बेस पर किया जाता है? सरल इकाई के बेस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर में जीएसटी की शुरुआत हुई। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके सिलेबस में दिया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि जीएसटी हमारा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इससे क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर में जीएसटी की शुरुआत हुई। भाई कब शुरुआत हुई? 1/8/2019 को, 1/7/2019, 1/7/2019 को तो जीएसटी का आरंभ हुआ। ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछ रहा है। 8/7/2016 में, 8/7/2017 में। तो सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा इनकम टैक्स का ये क्वेश्चन है कि करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षण शुल्क की कटौती को निम्न धारा के अंतर्गत शामिल किया। कह रहा है कि जब धारा 80C से 80U तक की जो कटौतियां घटाते हैं उसमें एक कटौती है बच्चों की शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, बच्चों की शिक्षा के संबंध में कौन सी कटौती होती है, अर्थात कौन सी धारा होती है? धारा 80C, 80CCC, 80D, 80G। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, टाइपिंग होने में मिस्टेक हुआ है कि करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षण शुल्क, गलत नहीं है, सही है। शिक्षण शुल्क के बारे में कह रहा है, शिक्षण लोन नहीं कह रहा है। शिक्षण शुल्क की कटौती निम्न में से किस धारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यह शिक्षण से संबंधित ऋण के बारे में नहीं कर रहा है। शिक्षण शुल्क, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। शिक्षण शुल्क किस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन उसको मिलता है, कटौती मिलता है? बताइए, इन्हीं में से कोई है? जल्दी से आप सोच के बताइए किस धारा के अंतर्गत मिलता है? धारा 80C के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिजली विभाग की वैकेंसी है, बिजली विभाग से क्वेश्चन है कि बिजली कंपनियां किस प्रकार की इकाई है। जैसे बिजली कंपनियों में इकाई का जो पैमाना होता है, पूछ रहा है कि उसकी इकाई क्या है? साधारण एवं सरल इकाई, साधारण एवं संयुक्त इकाई, सरल एवं संयुक्त इकाई, असंयुक्त इकाई। बताइए, सोच के बताइए कि कौन सी इकाई होगी इसमें से। बिजली कंपनियों में जो इकाई का पैमाना होता है वो संयुक्त इकाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि एक कंपनी के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कंपनी कोई भी XYZ रख दिया गया, फ्यूचर में ये पता चलता है कि हमको ये नाम नहीं रखना चाहिए, अच्छा नाम नहीं है, हमारे विचार में दूसरा नाम रखना चाहते हैं। तो जब कंपनी के नाम में परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए किस तरह का परमिशन जरूरी है? तो लिखा है साधारण प्रस्ताव के द्वारा, विशेष प्रस्ताव के द्वारा, केंद्र सरकार की स्वीकृति के द्वारा, केंद्र सरकार की स्वीकृति सहित। देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। अब बताइए किसके द्वारा? एक कंपनी के नाम में यदि परिवर्तन करना है तो हमें केंद्र सरकार की स्वीकृति जरूरी है। केंद्र सरकार की जब स्वीकृति मिलती है, मतलब विशेष प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार की अनुमति यदि ले ली जाती है तो कंपनी के नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ये प्रोराटा का क्वेश्चन है कि शेयरों के यथानुपात आवंटन से क्या आशय है? मतलब जब शेयर्स होते हैं तो उसका यथा अनुपात आवंटन, जिसको प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कहा जाता है, किस बेस पर किया जाता है? बताइए। आवेदकों के बीच बराबर शेयर आवंटन करके ना भाई, निदेशकों के विवेकाधिकार के शेयरों का आवंटन करके ना भाई, सभी आवेदकों को आवेदित शेयरों के अनुपात में शेयरों का आवंटन। यही सही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब शेयर एप्लीकेशन लिए जाते हैं, मतलब कंपनी शेयर जब इशू करती है और पब्लिक से, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांगती है, तो जब एप्लीकेशन दिए रहते हैं, मान के चलिए कि ज्यादा एप्लीकेशन मनी आ गए, तो उस कंडीशन में सबको तो अलॉटमेंट करेगी नहीं। उनका रेशियो जो होगा, शेयर आवेदकों के जो रेशियो होगा, उस शेयर के एप्लीकेशन मनी के बेस पर यथानुपात वो आवंटन करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकहरा लेखा प्रणाली निम्न हेतु उपयुक्त है। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम आपके सिलेबस में है कि सिंगल एंट्री सिस्टम किस हेतु उपयुक्त है? एक सेकंड, सिंगल एंट्री सिस्टम किस हेतु उपयुक्त है?
ऑप्शन में दिया गया है आपका दिल्ली क्लॉथ मिल, बाटा शू कंपनी, सेंचुरी मिल और विकास किराना स्टोर। सोचिए सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है भाई? विकास किराना स्टोर के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली क्लॉथ मिल आपका क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम अपनाता है। बाटा शू कंपनी भी डबल एंट्री सिस्टम अपनाए, सेंचुरी लिमिटेड भी का, लेकिन विकास किराना स्टोर छोटे लेवल का बिजनेस है, इसलिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा है अपूर्ण लेखा विधि की प्रमुख पुस्तकें हैं। जो हमारा इनकम्प्लीटेड अकाउंट है इसकी मुख्य पुस्तक क्या है? क्या रोकड़ बही है, जर्नल एवं सहायक बहियां हैं, रोकड़ बही एवं व्यक्तिगत खाते हैं, रोकड़ बही, व्यक्तिगत खाते, बीजक, प्रमाणक आदि। अपूर्ण लेखा बही की सबसे प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी होती है? आपका डी ऑप्शन सही है, रोकड़ बही भी होता है, पर्सनल जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं, इनवाइस भी होते हैं और वाउचर्स भी होते हैं, ये उसकी मुख्य पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें डेट का कंफ्यूजन है। 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017। तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में सबसे पहले लागू किया गया था। क्योंकि सारे ईयर्स एक ही है, डेट भी एक ही है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि लागत लेखे और वित्तीय लेखे में क्या समानता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इक्विबिलिटी है, अर्थात क्या समानता है? सोच के बताइए। दोनों ही लेखे व्यवसाय के लाभ हानि ज्ञात कराते हैं, भाई ये तो सही बात है। चाहे सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाए, चाहे क्या नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनाए, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग अपनाए, दोनों ही हमको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। दोनों की अवधि समान होती है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों के प्रदर्शित परिणाम समान होते, ये भी नहीं होता है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। बिक्री मूल्य का निर्धारण एक ही प्रकार से किया जाता है ना, भाई ये भी नहीं है। इस हिसाब से दिख रहा है कि पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान की अधिकतम सीमा क्या है। मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, अंशदान करते हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितने रुपए तक छूट मिलती है? 50,000, 70,000, 1.5 लाख, 3 लाख। तो मुझे वानी याद रखिएगा कि सार्वजनिक भविष्य निधि ये आता है आपका अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। इस पर हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अब नया जो प्रोविजन आया है उसके बेस पर अलग है, लेकिन इतने ही तक है। अगला क्वेश्चन आधा कट गया है, ध्यान से देखिए। पूछा जा रहा है कि कारखाना लागत से क्या है, मतलब फैक्ट्री कास्ट। एक कॉस्ट अकाउंटिंग की क्वेश्चन है, फैक्ट्री कास्ट से क्या है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही टिपिकल मिलेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या अन्य अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलता है? पीसी निकलता है, मतलब प्राइम कास्ट निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज पे भी कुछ दिया गया है, 3 ऑप्शंस ध्यान दीजिएगा। यहां पे दिया है कि मूल लागत में जब कारखाना ऊपरी व्यय जोड़ देते हैं और अन्य प्रत्यक्ष व्यय जोड़ देते हैं तो अब उस समय क्या हमारा फैक्ट्री कास्ट आता है? हमें तो लग रहा है कि नहीं आता है भाई, नहीं ना आता। सी ऑप्शन पढ़िए आपका। सी ऑप्शन में आपका दिया है कि जब टोटल कास्ट में से ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड को घटा देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को घटा देते हैं, तो पक्का है हमारा क्या आता है? वर्क कास्ट आ जाता है, मतलब फैक्ट्री कास्ट आ जाता है कि नहीं? टोटल कास्ट में से जब ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा वर्क कास्ट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि आयात पर निम्नांकित में से कौन सा कर लागू है। इंपोर्ट जब करते हैं, आयात करते हैं, उस पर कौन सा टैक्स कर लागू होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। बताइए इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बताइए भाई। इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, वहां पे आईजीएसटी का प्रयोग होता है। आईजीएसटी का प्रयोग कहां होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। या
इंटर स्टेट बिजनेस में होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करे, चाहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करे, वहां पे हम आईजीएसटी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदला जा सकता है। कंपनी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है, मेन ऑफिस, कह रहा है उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में किस कंडीशन पे बदला जा सकता है? क्या साधारण प्रस्ताव द्वारा बदला जाता है, क्या विशेष प्रस्ताव द्वारा बदला जाता है, कि संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा बदला जाता है, कि विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति के द्वारा बदला जा सकता है? यही ऑप्शन सही है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें अपना हेड ऑफिस चेंज करना है तो वहां पे विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है, तब वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए बहुत एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया, लाभों की आशा न करे और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करे, इसका कारण है। मतलब पूछ रहा है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नियमितता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही है, रूढ़िवादिता की परंपरा में कहा गया है कि व्यापारी को लाभों की चिंता न करके हानियों पर उसे ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान रहती है, इसका कारण है। मतलब डिफरेंट ईयर में जो अकाउंटिंग की पॉलिसी है एक समान रहती है, इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? नियमितता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए। ऑप्शन सही हमारी है नियमितता की परंपरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि लागत लेखे एवं वित्तीय लेखों में क्या असमानता है? सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन था, बस उसमें फर्क था, समानता पूछा था, यहाँ असमानता पूछा कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा, दोनों लेखे एकदम एक दूसरे के सहायक और पूरक होते हैं। क्या ये सही दिख रहा है कि दोनों लेखे एक दूसरे के सहायक और एक दूसरे के पूरक होते हैं? हमें तो नहीं सही लग रहा है। दोनों ही लेखों के आधार पत्र एक होते हैं ना भाई, दोनों का सिस्टम एक अलग अलग होता है। वित्तीय लेखों में वर्ष के अंत एवं अंतिम खाते तैयार करके लाभांश एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है, एवं लागत लेखों में प्रत्येक समय पर लागत एवं लाभांश ज्ञान कराया जाता है। ये सही दिख रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे चीजों को कंप्लीट करने के बाद वर्ष के अंत में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं हो, जितने समय के लिए बनता है, जितनी जरूरत होती है उतने के लिए बनाते हैं और वहीं पर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान पर कटौती मिलती है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो दान दिया जाता है, पूछ रहा है कि उस पर कितने % कटौती मिलती है। यदि कोई आदमी पैसा जिसके पास ज्यादा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दान देता है तो कितना % उसको 80G के अंतर्गत, ये चूंकि दान से रिलेटेड है तो दान पर ध्यान दीजिएगा, 80G काम करता है। कितना डिडक्शन मिलेगा? 50%, 25%, 100%, 30%? फटाफट बोलिए। इस पर 100% डिडक्शन मिलता है। अगला, व्यवसायिक अस्तित्व धारणा का अर्थ है। व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा का क्या अर्थ है? व्यवसाय का अलग अस्तित्व होना, व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ होना, व्यवसाय और महाजन एक साथ होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला ऑप्शन नंबर ये सही है, व्यवसाय का अस्तित्व अलग होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त ब्याज का उपयोग होता है। जब हम डिवेंचर इशू करते हैं और वो भी प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उस प्रीमियम की राशि पर ब्याज की राशि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? डिवेंचर इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए गए बट्टे को अपलिखित करने में, बिल्कुल सही। ऋण पत्रों के शोधन पर देय ब्याज को अपलिखित करने में, ये भी सही। प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, भाई ये भी सही। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऋण पत्रों को जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो उसका उपयोग इन 3 कार्यों के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में तो आधा आधा कट गया है भाई, देखिए
पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं? जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेज है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसको किस प्रकार दिखाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। सोचिए, डेबिट हुए व्ययों में से घटाकर, बिल्कुल जब हम पीएल अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये इसका हमारा हो जाएगा डेबिट और ये होता है क्रेडिट। तो इधर हम 2 करके लिखते हैं, तो जो भी हम व्यय लिखेंगे वो व्यय में से घटाइए करना दिखाएंगे। तो ये ऑप्शन पहले ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि, थोड़ा और इधर कर देखा, इधर कर देना, ध्यान दीजिए। वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा और न ही उसका परिसमापन होगा, क्या कहलाती है? ध्यान से सुनिएगा। वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा और न ही उसका परिसमापन होगा, वो क्या कहलाता है? सतत व्यापार, आर्थिक इकाई, मौद्रिक इकाई, उपयुक्त में से कोई नहीं? सोच के बताइए। सतत व्यापार, व्यापार निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि जिसको फ्यूचर में हमें बेचना ही नहीं है और न ही उसका बंद करना है, तो कंटिन्यू चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन कि पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट वाक्य है, इसे कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? साधारण प्रस्ताव के द्वारा कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा, कि विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी रजिस्ट्रार के अनुमोदन द्वारा, कि विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड के अनुमोदन द्वारा? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोच के बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन इसमें से ये दिख रहा है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम का जो उद्देश्य वाक्य है उसमें परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब कंपनी के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी लॉ बोर्ड का परमिशन ले लिया जाए, तो उसे बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। कि भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे निम्नलिखित राज्यों में अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है, इसे किस राज्य, यहाँ राज्य का मतलब है किस कंट्री के द्वारा अपनाया गया? यूके के द्वारा, कनाडा के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा। देखिएगा, दोहरा मॉडल वाला जो सिस्टम है, जीएसटी अपनाने वाला, जो जीएसटी की रूपरेखा बनाने वाला देश है, वो है हमारा कनाडा। कनाडा में ही दोहरा मॉडल तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, इसका तो आंसर ही नीचे है। कोयले की खान में कोयले को कैसे मापा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोयले की खान में कोयले को मापा कैसे जाता है। आंसर देखते हैं क्या है। यहां लिखा है आंसर कि प्रति क्विंटल कोयला, प्रति टन कोयला, प्रति किलोग्राम कोयला, और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कैसे। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, यूनिट कास्टिंग का। बताइए कैसे मापा जाता है? प्रति टन कोयला, ऑप्शन नंबर बी। अगला, ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। कार्यालय के टेलीफोन का घरेलू उपयोग क्या है? कार्यालय में माने ऑफिस में टेलीफोन लगा हुआ, उसका इस्तेमाल हम घर के काम के लिए भी कर रहे हैं, उसे क्या माना जाएगा? श्रम का गमन ना, सुविधा का गमन, हाँ यही माना जाएगा। संपत्ति का तो गमन है नहीं, जो हमारी फैसिलिटी मिली है उसी का गमन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। जो हमारा गोइंग कंसर्न है, कॉन्सेप्ट है, यानी चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। क्या? अनिश्चित काल तक, अस्थायी रूप से, निश्चित काल तक, में से कोई नहीं। गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, अर्थात अनिश्चित अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, घोषित लाभांश का भुगतान, ऑडिटिंग का क्वेश्चन है कि घोषित लाभांश का भुगतान कंपनी भुगतान घोषणा के कितने दिनों के अंदर किया जाना चाहिए? जैसे मान लीजिए कंपनियों को फायदा होता है तो वो डिविडेंड क्या होता है, लाभांश घोषित करती है, और लाभांश घोषणा के कितने दिन के अंदर जो भी शेयर होल्डर है उनको पैसा मिल जाना चाहिए? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन? बताइए।
अंशधारियों को लाभांश जिस दिन डिक्लेयर डिविडेंड किया जाता है उसके 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये दो जगह क्वेश्चन आता है, ऑडिटिंग में भी आता है और कंपनी में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः अंकेक्षक कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। भाई एक ऑडिटर होता है जनरली एक के वित्तीय वर्ष के लिए नियुक्त होता है ना, जैसी उसकी सिचुएशन होगी, जैसी परिस्थिति होगी, उसे आगे फिर 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक भी। लेकिन जहां तक सामान्यता की बात लिखा गया है तो सामान्यता उसकी नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए सही, एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ एजुकेशन लोन के बारे में आया है। शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती की धारा है। बताइए, एजुकेशनल लोन जब हम लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चुकाते हैं, उसकी ब्याज की कटौती इनकम टैक्स की किस सेक्शन के अंतर्गत आती है? 80C, CCC, SCDD, SCD, SCATE। तो ये ऑप्शन नंबर है ATE। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पीछे वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा कि मेरा बहुत सारे बच्चे कमेंट वगैरह भी करते हैं। BHPCL के लिए, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए मेरा एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स नहीं चल रहा है। जो मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। यूट्यूब पे ये है कि रेगुलर नहीं पढ़ा है, अल्टरनेट करके पढ़ाया है। जो भी मैंने कंटेंट दिए हैं वो बेहतर है, उसे एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, भले आप जो भी पढ़े, लेकिन इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी काम लायक चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि अंशहरण खाते में अपहरित अंश, मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो शेयर फॉरफिटेड कर लिया जाता है, मतलब फॉरफिटेड शेयर के पुनः निर्गमन के पश्चात शेष रही राशि को किस खाते में अंतरित किया जाता है? मतलब जब हम किसी कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयरों को जब्त कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है, फिर उसको रीइश्यू कर दिया जाता है, तो फॉरफिटेड का जो शेष बचता है वो किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? लाभांश खाते में, पूंजी संचय खाते में, वैधानिक संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में? सोच के बताइए किसमें किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि बैंकिंग कंपनी में अपनाया जाने वाला अंकेक्षण। एक बैंकिंग कंपनी में कौन सा ऑडिट अपनाया जाता है? चालू अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण? सही क्या है? चालू अंकेक्षण। क्यों? बैंकिंग कंपनी काफी बड़ी होती है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेन देन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे डेली ऑडिट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे करंट ऑडिट माना गया। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। कह रहा है अप्राप्य ऋणों हेतु प्रावधान, कह रहा है कि यह किस सिद्धांत के अनुसार है? अप्राप्य ऋण का मतलब यह हो गया कि देनदारों में कमी, और देनदारों में कमी का मतलब एसेट्स में कमी, एसेट्स में कमी का मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है? रूढ़िवादिता, आय व्यय मिलान, पूर्ण प्रकटीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? रूढ़िवादिता की प्रथा कहती है कि अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान, मतलब देनदारों में कमी करके उसका प्रावधान कीजिए, उसका पेमेंट कीजिए। अगला क्या है? उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है। बताइए, एक्रूड इंटरेस्ट कहां दिखाया जाता है? व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में? ना भाई ना। लाभांश खाते के क्रेडिट पक्ष में? हाँ भाई, लेकिन कुछ हद तक है। लाभांश के क्रेडिट पक्ष में ब्याज में जोड़कर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। एक्रूड इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, बट इंटरेस्ट में ऐड करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी का क्वेश्चन है। अंतरराज्यीय पूर्तियों पर जीएसटी उद्ग्रहण के लिए कौन अधिकृत है? देखिए, अंतरराज्यीय, ठीक ना, अंतरराज्यीय का मतलब है, बताइए, अंतरराज्यीय का मतलब क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में। जीएसटी कौन उद्ग्रहण करता है, कौन उसके लिए ऑथोराइज है? भारत सरकार, राज्य सरकार, संघीय सरकार? उपयुक्त में से सही तो भाई संघीय गवर्नमेंट, ठीक ना, यूनियन गवर्नमेंट, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों। अगला कह रहा है क्वेश्चन, सीजीएसटी के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर को अधिसूचित किया जाता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का उद्ग्रहण कौन करता है? सोच के बताइए।
केंद्र सरकार द्वारा स्वयं प्रेरित करके, जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रेरित करके, राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्रेरित करके, कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की संस्तुति पर। देखिए सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की संस्तुति पर ही उद्गृहित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, घोषित लाभांश को पृथक बैंक खाते में कितने दिनों में हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ऑडिटिंग और कंपनी दोनों का, इसी तरह से एक क्वेश्चन पीछे भी आया था। उसमें था कि कंपनी जब लाभांश की घोषणा कर देती है तो कितने दिनों तक शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन था 30 दिन। यहाँ कह रहा है कि घोषित लाभांश को पृथक बैंक खाते में, मतलब हर व्यक्ति के बैंक खाते में कितने दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो भाई 5 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ज्यादा दिन लगाने की इसमें जरूरत नहीं। पढ़ लीजिएगा, कंपनी में मिल जाएगा। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है, माने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अकाउंट है वो पूछ रहा है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। सोच के बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। लाभांश खाते के डेबिट में ना भाई, डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में होता है। लाभांश खाते के क्रेडिट में, हाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है लाभांश खाते के क्रेडिट में लिखा जाता है। बहुत सारे लोग गलती से कर देते हैं डेबिट में, डेबिट में नहीं होता है। लोन पर इंटरेस्ट जो होता है वो डेबिट में होता है, लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट में होगा। पढ़े होंगे, फाइनल अकाउंट जानते ही होंगे। ये भी जीएसटी से क्वेश्चन है कि जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर समाहित किए गए हैं। बताइए, जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स शामिल है। भाई केंद्रीय बिक्री कर भी शामिल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर भी शामिल है, वेटो शामिल है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। तीनों ही कर शामिल जीएसटी में किए, क्योंकि जीएसटी में जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे भारत सरकार ने क्या किया, सारे टैक्सेस को मिला दिया। तो स्टेट के हो चाहे सेंट्रल को हो, अब मिलाकर एक टैक्स बना दिया क्या, जिसका नाम रखा गया जीएसटी। इसका एक नारा बना दिया गया कि 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है, अगला क्या है कि अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है। अनएक्रूड कमीशन कहां दिखाया जाता है, सोचिए, अनएक्रूड कमीशन कहां दिखाया जाएगा। लाभांश खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर, यही ऑप्शन सही दिया। अनएक्रूड कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, एक्रूड और अनएक्रूड दोनों चीजें। एक्रूड को क्या होता है, उसे भी लाभांश खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं बट जोड़कर, और अनएक्रूड को क्या होते हैं, उसे भी लाभांश खाते क्रेडिट में दिखाते हैं बट उसमें से घटा। यही ऑप्शन सही है, पहला ही, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लागत मूल्य पर अस्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता था। मैंने लागत मूल्य पर अस्थायी संपत्ति का अभिलेखन का पालन करने का विश्वास दिलाता है। कौन सा, रूढ़िवादिता की प्रथा, लागत की अवधारणा, चालू व्यापार का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा है। लागत पर, भाई लागत की अवधारणा होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ देखकर भी पता चल जाएगा कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन, ये आपका ऑडिटिंग का है, बाउचर पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। नीचे 4 कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बाउचिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं। ध्यान दीजिएगा, लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करना, ना भाई। समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, कपटमय या फर्जी लेन देनों का लेखा न हो, ऐसा लेन देन जिसका व्यवसाय से संबंध हो। देखिए, प्रमाणन का मेन उद्देश्य पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, सोच के बताइए। पूछ रहा है कौन प्रमाणन का उद्देश्य नहीं है। लेखा पुस्तकों की शुद्धता की सत्यता को प्रमाणित करना, यह वाउचर का मेन उद्देश्य है। समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत होने चाहिए, माने ऑथोराइज होने चाहिए, सही होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। कपट में या फर्जी लेन देनों का लेखा न हो, ये भी वाउचिंग का है। ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध, देखिए थोड़ा सा न होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है, व्यापार से संबंध न हो, ये प्रमाणन का उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 45, पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि जीएसटी में समाहित कर नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है।
ये लिख रहा है भाई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ये है, सेवा कर है ये है, और दूठो और देख लेते हैं। यहाँ ये तंबाकू और उत्पाद शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों को, जैसे जितने भी तंबाकू उत्पाद वगैरह है, पेट्रोलियम पदार्थ है, लुब्रिकेंट्स वगैरह है, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट शेयर अधिकार अंश वे होते हैं जो प्रस्तावित किए जाए। राइट शेयर किसे इशू किए जाते हैं? कंपनी के निदेशकों को, ऋण पत्र धारकों को, वर्तमान शेयर धारकों को, कंपनी के लेनदारों को। राइट शेयर किसे इशू किए जाते हैं? वर्तमान शेयर धारकों को इशू किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अस्थायी संपत्तियों को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में कैसे दर्शाया जाता है? लागत मूल्य पर ना, विक्रय मूल्य पर ना, बाजार मूल्य पर नहीं, लागत मूल्य से ह्रास घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नांकित को छोड़कर सभी माल या सेवा की पूर्ति पर जीएसटी लागू है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस पर जीएसटी लागू नहीं है? ऐसे क्वेश्चन है। मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल, तंबाकू, विधायी सेवाएं, उपयुक्त सभी। बताइए सही ऑप्शन बोलिए कौन सा? ध्यान दीजिएगा, मानवीय उपयोग के लिए जो अल्कोहल है उस पर जीएसटी नहीं है, तंबाकू पर जीएसटी नहीं है क्योंकि तंबाकू और लुब्रिकेंट को बाहर कर दिया गया है, जो कानूनी सर्विसेज हैं इस पर जीएसटी नहीं है। उपयुक्त सही वाला डी वाला ऑप्शन सही। 49 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है? मतलब अदर सोर्सेस में कौन सा कर योग्य नहीं है? सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, ये भाई है, ये है। वर्ग पहेली से इनाम, ये भी है। व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ, और बैंक पर ब्याज। बैंक पर ब्याज है, ये है। व्यापार की ख्याति बेचेंगे, ये हमारी अदर सोर्सेस की इनकम नहीं है, नहीं ना है। चलिए ठीक। और लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है, देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है। कुछ न्यूमेरिकल को भी बताएंगे अलग एक सेट में। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 60,000 रुपया पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुआ, मानक कटौती कितनी मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, फैमिली पेंशन में 33 सही 1/3, जिसको हम करते हैं 1/3 पेंशन एग्जम्प्टेड होती है। कह रहा है कि कितनी कटौती मिलेगी? ध्यान से देखिएगा, 60,000 है पेंशन इनका, 1/3 जो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। 1/3 कितना हो जाएगा भाई? 20,000 हो जाएगा। बचेगा कितना? 40,000 बचेगा। कह रहा है कि मानक कटौती कितनी मिलेगी? तो भाई आपको कटौती कितनी मिल रही है? 20,000 ना मिल रही? कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए से। इस तरह टोटल आप लोग का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही सेट आप लोग को रेगुलर मैं दूंगा, लेकिन रेगुलर का मतलब डेली नहीं, हर 2-3 दिन पर एक लेक्चर आप लोग का प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों का मैं करा दूंगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया है तो फिर दूसरे में वही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं। दूसरे में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरे में तीसरा क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं जब तक मतलब कम से कम 8-10 सेट दे देंगे, 10 सेट तो कम से कम दे ही देंगे। 10 सेट देने का मतलब हो गया कि कॉमर्स के 500 क्वेश्चन हो गया। रिवीजन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल ही जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा, और रेगुलर जितना भी पुराना मेरा लेक्चर्स है सब 1 by 1 करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगेगा और कुछ नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में हेल्पफुल भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। बाय।